चलिए सो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डीपीपी 3 क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट एंड कोइंसिडेंस 3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स एल एन एक्स और हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स मतलब हमारे पास फंक्शन है y एज ए फंक्शन ऑफ x जो कि x पर डिपेंड करता है, एक्सचेंज हो रहा है। सो हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। यहां पर हम लोग ने क्या किया, देखो दो अलग अलग फंक्शन है x और ln x, दो अलग अलग फंक्शन है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, एक को मान लेते हैं u और एक को मान लेते हैं v। ओके, सो हमारे पास फॉर्मूला था, अगर dy बाई डी एक्स निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, u को बाहर निकाल देते थे, v को डिफरेंशिएट कर देते थे, v को बाहर निकालते थे और u को डिफरेंशिएट कर देते थे। सिमिलरली हम लोग यहां पर भी क्या करेंगे, u को बाहर निकालेंगे, v को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, u क्या था हमारा x, x को बाहर निकाल दिया, d ऑफ ln x डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस अब ln x, v को बाहर निकाल देंगे, सो ln x बाहर निकल जाएगा, d ऑफ x डिवाइडेड बाई डी एक्स। ऐसा करेंगे, है ना। सो ln x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स, ठीक है, प्लस ln x इंटू x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। सो यहां से x x कैंसल, 1 प्लस ln x, यह आ गया dy बाई डी एक्स। कौन सा ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन है टिक कर लीजिए। इसमें कोई डाउट किसी को, नहीं किसी को डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3। अच्छा देखिए, इसमें देखिए कॉमन मिस्टेक मैं देख रहा था क्या है कि जब भी आप इसको लिखते हो डिफरेंशिएशन को, आप ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हो। जनरली लोग ब्रैकेट का यूज नहीं कर रहे हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैथ्स में ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने ब्रैकेट मिस आउट किया तो आंसर आपके बहुत चेंजेज हो जाएंगे, है ना। तो जब भी आप जैसे इस टर्म को आप बाहर निकालते हो और यहां पर x का आपने डिफरेंशिएशन लिया, तो दोनों को ब्रैकेट में अलग अलग कर दीजिए, अदरवाइज ये कैसे हो जाएगा। ओके अमन, ओके, ln x का कैसे हो जाएगा, ln x इंटू आप लोग ऐसे लिख देते हो ln x इंटू 1। अब इसका मतलब क्या हो गया, x इंटू 1 या ln x इंटू 1, कौन सा वाला। सो फॉर दैट यू शुड मस्ट डिफरेंशिएट कि ln x अलग है 1 अलग है, तो दो अलग अलग ब्रैकेट आप लोग इस्तेमाल करिए, है ना। या जब आप डिफरेंशिएशन में ये टर्म लिखते हो तो आप इनको ब्रैकेट के अंदर में लिखा करें, सो दैट की कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्चुअली में लिखे क्या हो। ओके अमन, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। हियर आर यू। ठीक है, जिनको भी साउंड नहीं आ रही है, ठीक है, अच्छा काइंडली वो अपना माइक पे क्लिक करके कॉल ओवर इंटरनेट करो। ठीक है, सर बोर्ड पे ये चीज लिख दीजिए, माइक पे क्लिक करके कॉल ओवर इंटरनेट। बहुत बच्चे जिनको साउंड नहीं आ रही है, ओके, बोर्ड पे लिख दीजिए, बोर्ड पे लिख दीजिए, उनको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि बोर्ड पे वो चीज लिख दीजिए, माइक का साइन बना के कॉल ओवर इंटरनेट और दोज हु आर नॉट गेटिंग साउंड। अगर साउंड आने लगी हो तो प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है।
ओके आशुतोष, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जो लोग के नाम अपना नहीं है, मतलब जो भी लोग इसमें ऐड हुए हैं, अगर वो अपने नाम से यूज नहीं कर रहे हैं तो प्लीज अपने नाम को रीनेम कर ले, है ना। लाइक रियलमी नार्जो 10A, ये आपका नाम नहीं है शायद, तो अपना नाम प्लीज यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। अपने नाम लिखने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसे राइट क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा वहां पर रीनेम करने का ऑप्शन, आप रीनेम कर सकते हो, ठीक है। रियलमी नर्जो, प्लीज अपना वीडियो ऑफ करो। कर दे रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 5, डीबीबी नंबर 3। क्वेश्चन नंबर में 5 क्या है? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। सो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, देखिए अगर y इज इक्वल टू ये वैल्यू है, अगर हमें इनको डिफ्रेंशिएट करना है, इसका मतलब क्या है, यहां पर दो फंक्शन है। तो याद करिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपका कुछ फंक्शन इस तरह से है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ओके मेरे क्वेश्चन नंबर 6 भी देखेंगे। सो फंक्शन ऑफ फंक्शन, यहां पर दो फंक्शन है, एक तो है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन। तो इसको अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो इसका मतलब आप क्या करोगे, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो। तो इसका फॉर्मूला कैसा लिखा था, एफ डैश जी ऑफ एक्स, मतलब बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके अंदर वाले फंक्शन को एज इट इज लिखिए, प्लस जो अंदर वाला फंक्शन है अब उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, प्लस नहीं मल्टीप्लाइड के साथ। सो यहां पर क्या है, हमारा आउटर फंक्शन क्या है, साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहां पर कॉस, अंदर वाले फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3, ओके ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके क्या लिखेंगे, 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x एंड 3 का डिफरेंशिएशन 0, so 2x plus 0, so your answer will be like 2x cos x square plus 3। अच्छी वीडियो नहीं आ रहा है, सबको नहीं आ रहा है, आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कोई दिक्कत है मिलने, समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। सो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है y इज इक्वल टू, इधर क्या, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। सो वंस अगेन यहां पर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, दो फंक्शन कौन कौन सा है, एक्स स्क्वायर एंड साइन एक्स। ये कौन सा फंक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक, दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स, और ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। सो इससे पहले वाला जो किया था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, u को बाहर निकालते हैं, v को डिफरेंशिएट किए, यहाँ पर डैश का मतलब क्या हो गया, सिंगल डिफरेंशिएशन, वन टाइम डिफरेंशिएशन, v को बाहर निकाला और u को डिफरेंशिएट किया। सो एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, v डैश मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, cos x, है ना, प्लस v डैश, v को बाहर निकाल देंगे मतलब साइन एक्स को बाहर निकालेंगे, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिख देंगे क्या, 2x।
सो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन नंबर नितेश सा है? क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये है कंप्रीहेंशन। तो यहां पर बहुत सारे लोगों ने डाउट पूछा था कि कंप्रीहेंशन को सॉल्व कैसे करें। देखिए, बेसिकली आप ना क्या करो, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो ऊपर में डिस्क्रिप्शन में दिखा हुआ है कि इफ अ फंक्शन इज रिटन एज y1 इज इक्वल टू साइन 4x स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया कि आप क्वेश्चन नंबर 9 में इनको दो अलग अलग क्वेश्चन बना लो ना। जैसे y1 इज इक्वल टू आपसे पूछा गया है, y1 इज इक्वल टू आपको दिया गया है साइन 4x स्क्वायर, है ना। तो हमें क्या निकालना है, dy1 अपॉन dx। तो हमें y1 को डिफरेंशिएट करना है dx के रेस्पेक्ट में, उससे y2 से हमें कोई मतलब नहीं। तो y2 कुछ भी दिया है, हमें क्या करना है उससे। सो हमें इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब ये कौन सा टाइप हो गया, फंक्शन के अंदर फंक्शन वाला। तो बाहर वाले फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस, और ये अंदर वाला फंक्शन एज इट इज लिख देंगे 4x स्क्वायर। फिर अंदर वाले फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8x। सो यहां से हो जाएगा 8x इंटू कॉस ऑफ 4x स्क्वायर। सो इसका आंसर यही होगा। और किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी? डीबीपी नंबर 1 2 3 किसी में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आई थिंक सबको क्लियर है। आगे बढ़े अपन लोग। प्राची क्वेश्चन नंबर 8, मीनू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, डीपीपी 3 का ही। बिफोर दैट गिव द हिंट ऑफ 6। जस्ट अ मिनट, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। हाँ साकिब, क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू 10x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। y इज इक्वल टू 10x कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। सो यहां पर आप देखोगे क्या है, दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, एक 10x है और दूसरा क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है ना। तो इसको मान लेते हैं u और इनको मान लेते हैं v। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अपने कन्वीनियंस के लिए du बाई dx निकाल लेते हैं। मतलब पहले u को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, है ना, और एक इक्वेशन बना लेते हैं। du बाई dx क्या आ जाएगा, 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। चलिए दूसरा क्या है, dv बाई dx, dv बाई dx, और ये क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। अगर स्क्वायर टर्म हो तो इसके लिए मैंने बोला था कि यहां पर आपको ध्यान देना है। आप क्या करोगे, इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था और उनका जो सॉल्यूशन था वो और भी इजियर स्टेप में था, दैट वाज क्वाइट गुड। वो क्या था, जैसे ये कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स रेज टू पावर 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। सो दिस विल बी लुक लाइक फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू पावर जी रेज टू जी एक्स। ये इस तरह का फंक्शन बन गया। याद करिए, इस तरह का मैंने फॉर्मूला लिखवाया है ना। फंक्शन के पावर अगर फंक्शन में हो तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए एज इट इज, जैसे आप एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे डिफरेंशिएट करते थे वैसे, फिर जी डैश एक्स लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा कहने का मतलब कुछ ऐसा है, एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स, और ये क्या हो जाएगा, पावर में एफ डैश एक्स करेंगे तो ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, ऐसा कुछ। सो अगर इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करेंगे तो इसको क्या लिख देंगे, 2 इंटू कॉस एक्स
और cos x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। तो यहां से आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 2x, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्रीवियस वीडियो जब मैंने बताया था तब इस प्रोसेस को मैंने गलती से गलती बताया था, मतलब लास्ट टाइम में समझाने के चक्कर में मैंने गलती से सही बना दिया था, तो प्लीज इस वीडियो में थोड़ा सा माइंड करिएगा। आई थिंक लेक्चर नंबर 4 या समथिंग कुछ ऐसा है, ठीक है। सो आप इस मेथड को फॉलो करते हुए इससे भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका यह भी है कि आप यहां पर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। अगर ये समझ में आ गया तो देखो दूसरा फॉर्मूला, दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते थे cos x इंटू कॉस एक्स, जैसे कि पहले करते आए। तो cos x इंटू कॉस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। cos x को बाहर करेंगे और दूसरे वाले cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, प्लस दूसरे वाले cos x को बाहर करेंगे और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो यहां से अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा के बराबर, तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 2x। तो बात एक ही आ जाएगी, ये और ये दोनों एक ही। वैसे मैथ्स है, मैथ्स के बनाने के बहुत सारे वेरियस कंडीशन है, बहुत सारे तरीके हैं। आपको जो कंडीशन समझ में आया उस कंडीशन से जो आपको आसान लगे वो कंडीशन को आप फॉलो करिए। तो जरूरी नहीं कि मैंने जो बनाया वही मेथड करेक्ट है, मतलब करेक्ट है, वही एक मेथड फिक्स्ड है। आप दूसरे मेथड को भी यूज कर सकते हो, तीसरे मेथड को भी यूज कर सकते हो, किसी भी मेथड से करो, आंसर हमारा सेम आना चाहिए, है ना। तो ये भी एक मेथड है, ये भी एक सही है, ये इससे हम लोग पहले भी करते आए। तीसरा मेथड क्या था, आप cos स्क्वायर एक्स को साइन के टर्म में या cos 2 थीटा के टर्म में आप लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तो वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो। So lot of methods are there. You can follow any one of them, जो आपको आसान लगे। So ultimately हमारे पास क्या आ गया कि cos स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस ऑफ साइन 2x। अब ये दो चीज मेरे पास आ गए। अब अगर मुझे इनका डिफरेंशिएशन करना है, इसका अगर हमें आंसर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पर dy बाई dx इज इक्वल टू लिखेंगे u v डैश प्लस v u डैश। अब यहां पर v डैश भी पता है अपने को, u डैश भी पता है, तो क्या करेंगे, u को बाहर निकाल लेंगे, बोले तो tan x। v डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, v डैश यहां पर है माइनस ऑफ साइन 2x, तो माइनस ऑफ साइन 2x प्लस v को बाहर निकाल लेंगे, v क्या था cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x बाहर आ गया। u का डिफरेंशिएशन देखो यहां पर sec स्क्वायर x, तो मल्टीप्लाई कर देंगे sec स्क्वायर x, है ना। ये मिटाता हूं, आगे सॉल्व करते हैं। यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 2x इंटू टेन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये मैं कैसे लिख दिया, सिंस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सॉरी सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा। अब सेक के स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 1 बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो दैट विल बिकम 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये कैंसिल, सो यहां से आ गया क्या, 1 माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स। अच्छा देखिए, कभी कभी लैक ऑफ प्रैक्टिस, कभी कभी क्या हो जाता है ना, ये जब कैंसिल करते हैं तो ये टर्म को लिख देते हैं 0 और आंसर मार के आ जाता है माइनस ऑफ साइन 2x इंटू टेन एक्स, ये 2x है। सो ये मिस्टेक हो जाता है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो क्या करते हैं, जब हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो उसको 1 नहीं लिखते, 0 लिख देते हैं, ऐसा लगता है कि वो ऐसा सबट्रैक्ट होकर के कैंसिल आउट हुआ है। सो प्लीज ये थोड़ा सा ध्यान देना है ना। तो यहां पर ये आएगा 1 और ये आ जाएगा माइनस साइन 2x इंटू टेन एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 में भी किसी को डाउट है, 8 में हिंट कर दूं, ये क्लियर है, अगर डाउट हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को हिंट कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर 4। ओके जसवी, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2x
प्लस 3 रेज टू पावर 4 माइनस 7x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्वेश्चन डराया गया है, बाकी और कुछ क्वेश्चन में है नहीं, 3x प्लस 1 रेज टू पावर क्यूब, बड़ा बड़ा टर्म देकर के छोटे छोटे बच्चों को डरा दिया। 4 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। सो अगर आप होल एज ए इक्वेशन देखोगे तो बहुत मुश्किल लगेगा। आप इनको बारी बारी से अगर सॉल्व कर लो तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। सो मान लेते हैं सबका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर y इक्वल टू ये है तो अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, dA बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा dB बाई डी एक्स, फिर प्लस dC बाई डी एक्स, फिर प्लस d ऑफ कैपिटल D बाई डी एक्स, है ना। हम ऐसे फॉर्म में लिख देंगे। इसका मतलब हमें क्या है, सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 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 फिर सबको करस्पॉन्डिंग जो प्लस माइनस साइन है उसके साथ पुट कर देंगे। सो dA बाई डी एक्स अगर हम लोग सॉल्व करें, dA बाई डी एक्स, ए का वैल्यू हमने कितना माना है, 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4। तो हम लोग कैसे लिख देंगे इसको, जब सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर वाले टर्म को लेकर के आ जाएंगे यहां पर। इसका मतलब 4 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4 माइनस 1, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके पावर का डिफरेंशिएशन। अब इसके अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो ओवरऑल आंसर आपका क्या आ जाएगा यहां पर, 8 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर 3। ओके, ये फिर वही वाला क्वेश्चन हो गया जैसे कॉस स्क्वायर एक्स वाला था, कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको भी हमने कैसे किया था, कॉस एक्स लिख दिया था और फिर पावर में कैसे कर दिया, 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। अगर कुछ भी नहीं है तो एक्स रेज टू पावर 0 है। ओके, सो उसी फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट करके इसको लिख दिया। यहां पर अगर कुछ भी नहीं है, पावर है, तो क्या है, एक्स रेज टू पावर 0 है, तो एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स के फॉर्म में हम कन्वर्ट करके सॉल्व कर देंगे। या अगर उतना इस सब झंझट में नहीं फंसना है तो डायरेक्ट याद रखिए, अगर ये फंक्शन के पावर में है तो पहले पावर को डिफरेंशिएट कर लीजिए, 4 इंटू 4 माइनस 1, है ना। फिर अंदर वाले जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके लिख दीजिए आप। ये हमारा हो गया डी ए बाई डी एक्स। दूसरा हो जाएगा डी बी बाई डी एक्स। तो अब हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, डी बी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिख देंगे, 2, अंदर वाला फंक्शन 7x माइनस 1 रेज टू पावर 2 माइनस 1, और फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 7। तो यहां से आ जाएगा 14 इंटू 7x माइनस 1 रेज टू पावर 1। तो ये ऐसे ही हो गया, ये हो गया डीबी बाई डी एक्स। नेक्स्ट हमें करना है क्या, डीसी बाई डी एक्स। तो नेक्स्ट वन भी डीसी बाई डी एक्स। तो डीसी बाई डी एक्स दिख रहा है ना, ओके। डीसी बाई डी एक्स क्या लिख देंगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3x प्लस 3, 2 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 3, है ना। तो सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा। फिर अंदर वाले फंक्शन को एज इट इज लिखिए, रेज टू पावर माइनस 3 माइनस 1, फिर इंटू कर लीजिए, अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन वो कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। सो ओवरऑल ये जो फंक्शन हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 दैट विल बी माइनस ऑफ 12, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 4। तो ये हो गया डीसी बाई डी एक्स। अब आखिरी बचा हुआ है, आखिरी क्या है, डी कैपिटल डी बाई डी एक्स, डी कैपिटल डी बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4x माइनस 3 रेज टू पावर माइनस 2, है ना।
ये टर्म को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 3 रेज टू पावर माइनस 2। तो पहले पावर को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, या क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस ऑफ 2, फिर अंदर वाला फंक्शन एज इट इज 4x माइनस 3 रेज टू पावर माइनस 2 माइनस 1, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा 4। टोटल ये वैल्यू निकल के आ जाएगा क्या, 4 इंटू माइनस 2, दैट विल बी माइनस ऑफ 32 4x माइनस 3 रेज टू पावर माइनस 3। तो ये सारे वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिएगा इस इक्वेशन में विथ साइन। जो यहां पर माइनस साइन है वो भी माइनस साइन आना चाहिए यहां पर। विथ साइन अगर आप पुट करेंगे आपको करस्पॉन्डिंग आंसर मिल जाएगा। आई थिंक ओजस्वी क्लियर होगा, ठीक है। और किसी को डाउट, किसी को तकलीफ, परेशानी, बीमारी, कुछ भी, सब क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस हो गया लग रहा है डीपीपी 3 का। ओके जसवी, निधि, गिव एन एग्जांपल ऑन दिस फार्मूला fx into gx। ओके, लेट मी चेक। ठीक है, ठीक है, बताता हूं। देखिए अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 8 थी टोटल वही एग्जांपल था जो आपने बोला। लेट्स चेक एन एग्जांपल। हमने बोला y इज इक्वल टू, अगर कोई फंक्शन ऑफ x रेज टू पावर gx है ऐसा, तो हम लोग क्या करते थे, इस फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट कर लेते थे, है ना। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, g डैश ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x रेज टू पावर सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है, f डैश ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x, और ये पावर में g डैश ऑफ x लिख दिया। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, यहां पर लिखेंगे f डैश ऑफ x और f ऑफ x इंटू चलो एग्जांपल से ही कर लेते हैं ना यार, फिर फॉर्मूला लिख लेंगे। लेट्स से 2x प्लस 3 रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस 2 है, ऐसा कुछ है। सो इसको क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, नो 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 नो, ये जैसे 2x प्लस 3 रेज टू पावर, अभी जो 2 था तो इसको हमने क्या मान लिया था, x रेज टू पावर 0 मान लिया था, है ना। तो इस चीज को पहले डिफरेंशिएट करके हमने यहां पर लिख दिया, दैट इज द 2, है ना। फिर 2x प्लस 3 रेज टू पावर 2 माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2। इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, ये टर्म मान लीजिए कि आपका u हो गया, है ना। तो u का पावर क्या हो जाएगा, u का पावर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते थे वैसे u स्क्वायर का कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2u इंटू, अब x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा u डैश। यही चीज, यही मेथड हो गया वो वाला जो इससे पहले वाला एग्जांपल में था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मुझे नहीं लगता कि अभी डीपीपी में आपको कोई दिक्कत होने वाली है। सो नेक्स्ट मैं डीपीपी आपको 4 दूंगा ऑन इंटीग्रेशन, फिर अपन लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं।
चलिए, सो यूनिट एंड मेजरमेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रो कर लिया था यूनिट एंड मेजरमेंट में। सो आज यूनिट एंड मेजरमेंट का ऑफिशियली ये लेक्चर 1 है, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट लेक्चर 01, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो देखा था यूनिट एंड मेजरमेंट का फर्स्ट लेक्चर है, वो ये था कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैंने बताया था कि द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, है ना, एंड विच डिफाइंस द लॉज ऑफ नेचर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो हमारा फिजिक्स है वो लॉज ऑफ नेचर को डिफाइन करता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसको लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, लाइक फोर्स, प्रेशर, स्पीड, वेलोसिटी, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिन्हें हम लोग मेजर नहीं कर सकते, लाइक इमोशंस, लाइक हंसी, खुशी, दुख, गम, इन चीजों को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, है ना। ये किसी लॉ को भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये एक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रजनीश, आप रियलमी नजरों पर जो भी है आप उस पर क्लिक करोगे, रीनेम का ऑप्शन आएगा, वहां पर आप अपना नाम डाल दो रजनीश, है ना, तो ये रीनेम हो जाएगा। चलिए, सो फिजिकल क्वांटिटी का हम लोगों ने लास्ट टाइम में डिफिनेशन देख लिया था। उसके फिजिकल क्वांटिटी के जो टाइप्स होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। सो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोगों ने नेक्स्ट डेरिवेशन देखा था यूनिट के बारे में। यूनिट क्या है? यूनिट इज ए स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी विच इज यूज्ड एज सफिक्स टू क्वांटिफाई अ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब यूनिट क्या है? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो कि किसी भी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। या सिंपल टर्म यानी आप लोग यूनिट तो जानते ही होंगे, लेकिन अगर समझाने के लिए मैं आपको कहूं कि यूनिट की जरूरत के प्रति, देखो यूनिट का इस्तेमाल तो बहुत पुराने समय से हो रहा है ना। बहुत पहले से ही लोग यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी ना किसी टर्म में इस्तेमाल करते हैं। अब के डेट में क्या हो गया, यूनिट थोड़ा ज्यादा उसका एक्यूरेट हो गया, मेजरमेंट एक्यूरेट हो गया। पहले इतना मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं था, तो यूनिट का वैल्यू अभी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट काफी इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। अभी यूनिट का आवश्यकता मैं आपको ऐसे बता सकता हूं कि जैसे आपने कोई सामान खरीदने गया आप दुकान पर, है ना, और आपके पास मेजरिंग डिवाइस नहीं है, आपके पास कोई ऐसा चीज नहीं जिसको आप लोग रख करके मेजर कर सको, है ना। तो आपके आसपास अगर कोई भी चीज है, लेट सपोज दैट कि आपके पास एक बैग है और बैग में बुक्स रखे हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, तराजू के एक साइड में बुक रख सकते हो, दूसरे साइड में आपको जो सामान लेना है लाइक शुगर, चीनी लेना है, तो दूसरे साइड में आपने चीनी रख लिया। मान लीजिए कि वो जो शुगर है, शुगर का जो वेट हो गया वो आपके 15 ऑफ बुक्स हो गए, 15 बुक्स के बराबर हो गए, है ना। तो ये जो बुक है, ये क्या हो गया, यही हो गया यूनिट। और ये जो 15 है ये क्या हो गया, यही हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। तो जो बार बार टर्म इस्तेमाल होता है ना वेक्टर स्केलर में, a quantity which requires both magnitude and direction is called vector quantity। so magnitude यही है कि वो यूनिट के कितने टाइम्स है। so यहां पर जो आपका स्टैंडर्ड जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, बुक का वजन हो गया। ये बुक कितने के लिए मालूम है, पर हमने जो वजन किया वो किसके रिस्पेक्ट में किया, बुक के रिस्पेक्ट में किया, यही है यूनिट। यूनिट एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसके कंपैरिजन में बाकी सारे मेजरमेंट हम लोग लेते हैं, है ना। अब ये जब स्टैंडर्ड वैल्यू है तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू कौन करता है, कौन डिसाइड करता है? सो स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड करते हैं एक इंटरनेशनल कमिटी है ना, कॉन्फ्रेंस जनरल ऑन वेट एंड मेजरमेंट। तो ये वो लोग मीटिंग करके डिसाइड करते हैं कि कौन सा यूनिट स्टैंडर्ड वैल्यू उसका कितना होगा। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने सुना होगा, एक न्यूज आया था कि केजी का स्टैंडर्ड वैल्यू का जो डिफिनेशन है वो बदल दिया गया। पहले केजी इक्वल टू क्या था, एक्चुअली केजी का वैल्यू नहीं बदला है, डिफिनेशन बदला है। पहले केजी का क्या था, एक प्लेटिनम का सिलेंड्रिकल रॉड था जो कि पेरिस में रखा गया है
उतने को हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू मानते थे 1 केजी। अब केजी को डिफाइन किया गया है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। तो अब केजी का एक नया डेफिनेशन आया, वही स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड यूनिट किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट को डिसाइड कैसे करते हैं कि ये स्टैंडर्ड होगा? स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड करने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जैसे अगर 1 मीटर अगर हमने लिया है कि दिस इज द 1 मीटर, दिस मच क्वांटिटी इज 1 मीटर, सो इसके पीछे कुछ ना कुछ स्टैंडर्डाइजेशन होगा, है ना। स्टैंडर्ड वैल्यू ही होगा जो इसको बताएगा। अब ये स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं ऐसे चीजों का जो कि इनवेरिएबल हो, जो बदलता नहीं है ना। लाइक स्पीड ऑफ लाइट बदल नहीं सकता है, तो उस चीज को इस्तेमाल करके हम लोग बना सकते हैं एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ लेंथ, है ना। सिमिलरली अगर टाइम का अगर सेकंड होता है तो सेकंड का भी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है उसको सीसियम 133 एटम के से निकलने वाले रेडिएशन को हम लोग स्टैंडर्ड सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, उसी को मानक मानते हैं। तो स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं कॉन्फ्रेंस जनरल ऑफ वेट एंड मेजर से, वहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट लोग बैठ करके डिसाइड करते हैं। ओके, फिर हमने क्या देखा था कि यूनिट के कुछ टाइप्स होते हैं, वो क्या होता है? फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी उसको बोलते हैं विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट्स या अदर फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 थे, वो कौन कौन सा था? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ये इतने सारे हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी थे। फंडामेंटल क्वांटिटी जरूरी तो नहीं कि यही 7 हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था, बट वंस अगेन इट इज अपॉन अस। ये हम लोग हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि फंडामेंटल क्वांटिटी यही 7 होंगे, बाकी सारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे वो इन्हीं के टर्म्स में होंगे। बट मान लीजिए कि अगर हमारा स्पीड को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया गया होता, अगर स्पीड को हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया गया होता तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते? डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं स्पीड इंटू टाइम के बराबर। तो स्पीड क्या हो गया? एक फंडामेंटल हो गया, टाइम भी क्या हो गया? एक फंडामेंटल हो गया। तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा डिस्टेंस को ही मानेंगे, ऐसा कुछ कंपलसरी तो था नहीं तभी। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो साइंटिस्ट लोगों ने है उन्होंने कॉमन मीटिंग बैठा करके ये डिसाइड किया कि नहीं, अब से जो भी होगा ये 7 टर्म को ही हम लोग फंडामेंटल मानेंगे। क्योंकि सब लोग मानता है तो आपको भी मानना पड़ेगा। तो वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको याद होनी चाहिए। तो यहां तक हमारी लास्ट क्लास खत्म हुई थी यूनिट एंड मेजरमेंट की। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट होगा डेराइव्ड यूनिट। सो डेराइव्ड यूनिट किसको बोलते हैं उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेराइव्ड यूनिट, those units which are derived from fundamental units are called derived unit। या बोल सकते हैं कि दो यूनिट्स विच आर डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। एग्जाम्पल, उन 7 को छोड़ के बाकी जितने भी यूनिट हैं उनको हम लोग डेराइव्ड यूनिट ही बोलेंगे। फोर्स का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। इसका मतलब ये केजी क्या है? मास का यूनिट। मीटर क्या है? लेंथ का यूनिट। सेकंड क्या है? टाइम का यूनिट। ये तीनों के तीनों फंडामेंटल यूनिट है। इन तीनों फंडामेंटल यूनिट को जोड़ करके हमारा फोर्स का यूनिट बनता है। इसलिए फोर्स क्या हो गया? एक टाइप का डेराइव्ड यूनिट होता है, वन ऑफ द काइंड ऑफ डेराइव्ड यूनिट। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अपन लोग और भी करेंगे, फिलहाल ये खत्म कर लेते हैं डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट के बाद 2 ऐसे यूनिट है जो ना कि डेराइव्ड है ना ही वो फंडामेंटल है, उनको फंडामेंटल का भी दर्जा नहीं दिया गया।
जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। सो नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट ये ऐसे है, ना डिराइव्ड है ना फंडामेंटल है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट दो है पूरे इसमें। वो कौन कौन सा है? फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल, है ना। प्लेन एंगल अभी तक सब लोग एंगल ही जानते हैं मोस्टली, अगर सॉलिड एंगल जानते हैं तो अच्छी बात है। पर अभी तक आपने जितना भी मेजरमेंट किए हो इन द टर्म्स ऑफ एंगल, वो सब के सब प्लेन एंगल। प्लेन का मतलब क्या हो गया? एक प्लेन, वो कौन सा प्लेन हो सकता है? एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है, कोई भी एक प्लेन हो सकता है। तो अगर आप एक प्लेन में किसी भी चीज का मेजरमेंट करते हो, लेट्स से ये दो लाइन के बीच में अगर मैं मेजरमेंट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? एक एंगल हो जाएगा। प्लेन का मतलब ये है ना कि अगर आप एक तरफ से देखोगे तो उसका एक डायमेंशन नहीं दिखेगा, मतलब आपको विड्थ नहीं दिखेगा। ये एक प्लेन हो गया। सी दिस इज 3D एंड दिस इज वन प्लेन। तो अगर प्लेन में अगर आप एक एंगल को मेजर करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल, है ना। सो इसको हम लोग जनरली कैसे लिखेंगे? ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, और इसको हम लोग मेजर करते हैं विथ एंगल थीटा, जो कि हम लोग पढ़ लिए हैं मैथमेटिकल टूल्स में, है ना। और इस थीटा का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, वो हो जाता है क्या? रेडियन, जिसका सिंबल होता है RAD, रेड, है ना। वैसे थीटा को हम लोग डिग्री में भी मेजर कर लेते हैं। सो इट कैन आल्सो बी मेजर्ड इन डिग्री। तो ये एसआई यूनिट है, ये कैलकुलेशन में टर्म आता है। लेकिन समझो कोई नेवी का लोग है, नेविगेशन करने वाला है, नेविगेशन कर रहा है, अब वहां पर वो रेडियन में बताने लगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो होता है वो डिग्री में होता है, 60 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ, है ना। तो कुछ ऐसा होता है। तो 1 रेडियन, ये वैल्यू आप लोगों को पता है, पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, इज इक्वल टू न्यूमेरिक में लिखे तो 3.14 और 22/7, एक ही चीज है। सो ये पूरा एक टर्म है। अब आती है बात सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल किसको बोलते हैं? देखिए, सॉलिड एंगल बोलते हैं इसको, सीरीज। कौन दिख रहा है? ये कौन दिख रहा है? तो बेसिकली अगर मैं इसको चपटा करूंगा तो ये कैसा दिखेगा? एक प्लेन ऐसा, दो साइड से बनने वाला, है ना। और ये जो हम लोग मेजर करते थे, यही तो एंगल मेजर किए थे, यहां से यहां तक ये एंगल हम लोग मेजर किए थे, दैट इज इक्वल टू द थीटा। यही होता था हमारा थीटा। लेकिन अगर ये पूरा 360 डिग्री बन जाए, ये एक कोण बन जाएगा ऐसा, ये एक कोण बन जाएगा, है ना। तो ये जो पूरा जो एंगल है, दिस मच एंगल, इसी को हम लोग बोलेंगे सॉलिड एंगल। से इस पूरे को हम लोग लिखेंगे एक ओम के बराबर, है ना। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए ऐसा। सो दिस विल बी लुक लाइक अ कोन एंड दिस एंगल विल बी रिप्रेजेंटेड एट दिस वे, ठीक है। सो इतना जो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस जो एरिया को जो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड एंगल। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो हो जाता है एस्टेरेडियन। एस्टेरेडियन शॉर्ट में होता है एसआर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री यूनिट। अब देखिए, ना ये डिराइव्ड है ना ये फंडामेंटल है, वो 7 लिस्ट में इन दोनों का पोजीशन नहीं था। अरिज एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। सो ये जब अपन लोग डायमेंशन पढ़ेंगे थोड़ा सा, ओके फिरोज, देखो सॉलिड एंगल का मतलब ये होता है, ये जो कोण दिख रहा है ना, कोण, तो ये क्या किया है? ये पूरे इतने एरिया को इसने कवर किया है ना। तो ये पूरे एरिया को
बनाने वाला जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, वो यही है, ये वाला एंगल है, ऐसा छोटा वाला देखो, ये जो एंगल है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलते हैं, जिससे एक पूरा एरिया कवर होता है। अगर ये प्लेन एंगल होता तो कोई देखो एरिया कवर नहीं होता है ना, कोई एरिया कवर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये सॉलिड एंगल होगा तो उससे एक एरिया बनेगा, और ये इतने एरिया को बनाने के लिए जो एंगल आएगा, जो मेजरमेंट आएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे सॉलिड एंगल, है ना। तो सॉलिड एंगल का अगर टोटल सम कर दिया जाए टोटल डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री ऐसा, 360 डिग्री ऐसा, टोटल। आई बात समझ में, मतलब कैसे बताऊं, एक स्फीयर कैसे बनता है, स्फीयर कैसे बनेगा, 360 डिग्री ऐसा पूरा गोल घूम जाइए, है ना, और दूसरा एक 360 डिग्री ऐसा गोल घूम जाइए, तो टोटल 720 डिग्री होता है इसके रेडियन में, टोटल 720 डिग्री। चलिए, तो ये हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट, प्लेन एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हो गया। आगे बढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। ये तो हो गया टाइप ऑफ यूनिट को, टोटल यूनिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सिस्टम ऑफ यूनिट। अब ये क्या है, टाइप तो पढ़ ही लिया, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। बेसिकली देखिए, जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं, है ना, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग मानक होता है। हाँ, देखो पाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 180, पाई रेडियन इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, या 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो वैसे आप करस्पॉन्डिंग डिवाइड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब क्या हो गया, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मात्रा इस्तेमाल किया था। जैसे हमारे देशों में पहले या अभी भी जनरली लोग क्या करते हैं, एक हाथ को एक मानक मान लेते हैं, है ना, दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू। और आपको पता भी होगा कि एक हाथ इज इक्वल टू जनरली 18 इंच होता है, प्लस माइनस कुछ भी हो, हाफ इंच किसी का ज्यादा भी हो सकता है, हाफ इंच कम भी हो सकता है, पर नॉर्मली एक हाथ इज इक्वल टू 18 इंच होता है ना। एक बीता, इसको बोलते हैं ना एक बीता, तो एक बीता इज इक्वल टू होता है 9 इंच, ये नॉर्मल है ना। अब ऐसा नहीं कि किसी का, अभी आप बहुत ही बड़े आदमी को ले लो, 8-10 फीट का आदमी है, बोलोगे इसका तो सर 1.5-2 फीट के आसपास है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल इंसान का 9 इंच होता है, एक हाथ 18 इंच का होता है। ये हमारे गांव में, हमारे देश में, हमारे आसपास के गांव में ऐसे मानक माने जाते हैं। वैसे ही सिस्टम को, यूनिट को अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, अलग अलग वो फॉर्मेट में मेजर करते हैं। सो सारे यूनिट को अगर यूनिट मिला दिया जाए तो उसको सिस्टम ऑफ यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फंडामेंटल और डेराइव जितने भी यूनिट इन सबको जोड़ दिया जाए और उसको एक सिस्टम बनाया जाए तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट हो जाएगा। तो सिस्टम ऑफ यूनिट जो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से जो वेल नोन है, फेमस है, वो कौन कौन से है। फर्स्ट वन है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मीटर, केजी एंड सेकेंड। ये एक फॉर्मेट है। सो अगर आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, आपको मीटर, केजी एंड सेकेंड के फॉर्मेट में अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसको हम लोग बोलेंगे एमकेएस सिस्टम, है ना। दूसरा हो गया, अच्छा इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फोर्स इज इक्वल टू, या फोर्स छोड़ना है, बार बार फोर्स को लेने का, वेलोसिटी इज इक्वल टू हमें लिखना है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट का यहां पर यूनिट क्या लेना पड़ेगा हमें, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या लेना पड़ेगा, सेकेंड। तभी जाकर के इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकेंड। और अगर पूछा जाएगा कि ये कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो आप बताओगे ये है एमकेएस सिस्टम में। या इन रिवर्स आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इन एमकेएस सिस्टम, तो ये आपका हो जाएगा मीटर एंड सेकेंड। नेक्स्ट होता है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस मतलब क्या हो गया, जो मीटर है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर
जो केजी था वो ग्राम में बदल गया, तो यहां पर हो जाएगा ग्राम, और सेकंड नहीं बदलता, सेकंड एज इट इज सेकंड ही रहेगा। तो सेम प्रॉब्लम, अगर आपको वेलोसिटी को लिखना है सीजीएस में, तो आप क्या करोगे, जहां पर मीटर है वहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेकंड एज इट इज सेकंड ही रह जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। So this is the CGS unit, CGS system of unit। इसके बाद थर्ड आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं FPS, FPS फुट पाउंड एंड सेकेंड। बर्थडे केक लाते जाते समय मिलता है ना पाउंड, 2.5 पाउंड, 2 पाउंड, 5 पाउंड केक दे दो, ऐसा है ना। और फीट तो हम लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, 3 फीट, 4 फीट, हाइट कितना है 6 फीट। तो ये इससे हम लोग लेंथ मेजर करते हैं। बेसिकली ये जो सिस्टम है ये ब्रिटेन सिस्टम ही बोलते हैं, तो ये ब्रिटेन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, फुट पाउंड सिस्टम। सो इन फुट पाउंड सिस्टम यूनिट ऑफ वेलोसिटी विल बी, मीटर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, फुट, और सेकंड तो बदलता नहीं है तो फुट पर सेकंड, शॉर्ट में इसको एफटी लिखते हैं, एफटी पर सेकंड, है ना। तो ये हो गया तीसरा। और चौथा बोलते हैं जिसको बोलते हैं एसआई यूनिट। फोर्थ वन इज एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखिए क्या है, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होने लगा, एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में जाने लगे, व्यापार बढ़ने लगा, तो लोगों को होने लगी प्रॉब्लम। अब यहाँ पर 1 मीटर हम लोग मेजर ही नहीं करते थे, हम लोग मेजर करते थे बीता से, मेजर करते थे लग्गा से, बांस से, है ना। और ब्रिटेन में गए तो वहां मेजर करने लगे फीट से, यूएस में गए तो वहां मेजर करने लगे मीटर से, होने लगा प्रॉब्लम इसमें, है ना। तो लोगों ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए एक इंटरनेशनली स्टैंडर्ड वैल्यू को रिकॉग्नाइज किया, और वो बताया कि यही वैल्यू सब जगह स्टैंडर्ड होगा, सब लोग यही फॉलो करेंगे। अभी लेट से कि यहां से अगर फ्लाइट कोई होती है जिसको जाना है कनाडा, अब यहां से गया सऊदी अरेबिया में रुका, यहाँ पर हम लोग 1 लीटर किसी और चीज में मेजर कर रहे हैं, वहां पर बोलेंगे लीटर में नहीं, हम किसी और चीज में मेजर करेंगे, है ना। तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा ना कि हमें कितना फ्यूल डलवाना है, उसमें कितना देर फ्लाइट टेक ऑफ रहेगा, कितना देर हवा में रहेगा, उसके लिए कितना फ्यूल चाहिए। अब हम उसको बताएंगे लीटर में, वो समझेगा किसी और चीज में, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, कुछ और चीज हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को बनाया, जो कि इंटरनेशनली सब जगह वैलिड है, सब लोग इसी को फॉलो करते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसआई यूनिट। तो हर एक कैलकुलेशन में आपको एसआई यूनिट में ही आंसर जनरली लिखना पड़ता है ना। आपको सारे कैलकुलेशन एसआई यूनिट में ही करने पड़ेंगे, अनलेस एंड अनटिल कि आपसे पूछा ना जाए कि आप किसी और सिस्टम ऑफ यूनिट में आंसर बताइए। जनरली एसआई यूनिट को एमकेएस सिस्टम को ही एसआई यूनिट बोला गया, है ना। तो जो एमकेएस सिस्टम होगा उसी को एसआई यूनिट बोलेंगे। तो जब भी हमें एसआई यूनिट बनाना होगा तो अल्टीमेटली आपको निकालना क्या रहेगा, एमकेएस सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू राइट एसआई यूनिट, नेक्स्ट टॉपिक होगा हाउ टू राइट एसआई यूनिट। एसआई यूनिट लिखते कैसे हैं? देखिए एसआई यूनिट लिखने का तरीका जो है, सबसे पहला है राइट डाउन द फॉर्मूला। जिस चीज का आपको एसआई यूनिट लिखना है उसका फॉर्मूला लिखिए, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ डिजायर्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसकी आपको निकालना है उस क्वांटिटी का आप
फॉर्मूला लिख डालिए। फॉर्मूला लिखने के बाद सेकंड पॉइंट, ब्रेक इनटू फंडामेंटल, ब्रेक इनटू फंडामेंटल क्वांटिटीज, ब्रेक इनटू फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी लिखते जाइए, बताता हूं इसको, एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। ब्रेक इनटू फंडामेंटल क्वांटिटीज, यूज corresponding unit of fundamental quantities। तो जो भी फंडामेंटल यूनिट आपके फॉर्मूला में आए हैं उसका आप यूनिट उसमें डाल दीजिए, करस्पॉन्डिंग उसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, है ना। चलिए, तो ये 3 स्टेप है जिनको आपको फॉलो करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें वर्क का एसआई यूनिट लिखना है। फाइंड एसआई यूनिट ऑफ वर्क, है ना। एसआई यूनिट बोला, इसका मतलब क्या हो गया, एमकेएस सिस्टम में हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ डिजायर्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब वर्क का फॉर्मूला लिखिए। वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये हो गया स्टेप नंबर 2। वर्क इज इक्वल टू हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्टेप 2, तो स्टेप 1 हटाइए। स्टेप 2, ब्रेक इनटू फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गया, वर्क इज इक्वल टू, क्या फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, नहीं, ये एक डिराइव्ड यूनिट था, ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी भी है। तो इसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, फोर्स का फॉर्मूला यूज करिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। क्या मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, चलो एक चीज कन्वर्ट हो गया। क्या एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी है, नहीं। इसका मतलब एक्सेलरेशन को फिर फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। यही तो होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इनटू डिस्टेंस। क्या अभी मास फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, सही है। टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, सही है। डिस्टेंस, हाँ लेंथ मेजर करते हैं, लेंथ को ही तो बोलते हैं डिस्टेंस, तो ये भी क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी अभी भी नहीं है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला किसका लिखेंगे, वेलोसिटी को ब्रेक कर देंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, मास इंटू 1/टाइम इंटू वेलोसिटी की जगह क्या लिख देंगे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट डी, है ना। चलिए, तो ये हो गया। अभी देखिए सारे के सारे हो गए फंडामेंटल क्वांटिटी, मास भी हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब कि सब के सब अभी क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। तो स्टेप नंबर 2 गायब। सो व्हाट इज स्टेप नंबर 3, ये क्या बोलता है कि अब आपके पास जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी है उनको यूनिट से रिप्लेस कर दीजिए, जो भी उनका करस्पॉन्डिंग यूनिट है उससे आप रिप्लेस कर दीजिए। सो वर्क डन इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, मास का यूनिट हो जाएगा केजी इंटू टाइम का हो जाएगा 1/सेकेंड इंटू डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय मीटर। तो सारे फंडामेंटल क्वांटिटी को उसके फंडामेंटल यूनिट से रिप्लेस कर दिया। आप करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। सो वर्क का क्या हो जाएगा, केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, है ना। सो ये हो गया एसआई यूनिट ऑफ वर्क।
केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो कभी कभी क्या किया जाता है कंपटीशन के एग्जाम में, लाइक मोस्ट प्रोबेबली नीट वगैरह में ऐसे किया होता है, जेई में तो ऐसे नहीं करते हैं, पर हाँ नीट वगैरह में क्या कर देते हैं, बहुत सारे लोग ये जानते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और इसका हो गया डिस्प्लेसमेंट मीटर, सो न्यूटन मीटर। ये भी सही है, ऐसा नहीं है, ये भी सही है, पर करते क्या है आपके ऑप्शन में ये भी दे देंगे और ये भी दे देंगे दोनों, और नीचे पूछेंगे कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एक एग्जांपल करते हैं, ये समझ में आ गया, एक एग्जांपल करते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। सॉल्व करिए ये एग्जांपल। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज ए न्यूटन, बी केजी मीटर पर सेकेंड, सी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी पास्कल। चलिए ऐसा हो गया। सो आर्यन राज, अल्ताफ का ऑप्शन सी है, आर्यन का ए एंड सी है, हरीश का सी है, ज्योति का ए है। ओके ज्योति, सिर्फ ए होगा क्या? अब्दुल का सी है, शुभम का ए, नितेश का ए एंड सी। हाँ अद्या का ओनली ए, निधि ए एंड सी, अभिनव ए एंड सी। जिनका ए एंड सी है वो करेक्ट है। रेवांश ए, रेवांश ओनली ए नहीं होगा, ऋषभ यस ए एंड सी, क्योंकि न्यूटन भी होता है और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। अभी तो मैंने बताया था कि फोर्स का क्या हो जाता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको एक न्यूटन भी बोलते हैं, न्यूटन। तो ये ए एंड सी दोनों हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन कैसे दे देंगे, ये स्टेटमेंट सही है ना। अब आपको ऑप्शन मिलेगा ऐसा, ए एंड सी, ऑप्शन 2 ए एंड बी, ऑप्शन 3 ओनली ए, ऑप्शन 4 ओनली ओनली सी। ये इस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ये इतना दूर तक पूरा आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपके ऑप्शन हो गया है ना। तो इसमें आप करस्पॉन्डिंग चेक करिए, आप देख रहे थे तो ये 3 भी सही है, 4 भी सही है, 1 भी सही है ना। लेकिन ये मोस्ट प्रोमिसिंग नहीं है, ये क्या बोल रहा है, ओनली ए बोल रहा है। ओनली ए कैसे होगा, सी भी तो सही है, ये बोल रहा है ओनली सी, तो नहीं। मोस्ट प्रोमिसिंग क्या हो जाएगा, ए एंड सी, यही सबसे अच्छा आंसर दे रहा है, तो 1 विल बी द करेक्ट। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ अच्छा एग्जाम्पल करिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एसआई यूनिट ऑफ फॉलोइंग टर्म्स। पहला है ए जी, जी पता है ना, सॉरी, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। 2 जी होता है, जी एक होता है कैपिटल जी और एक होता है स्मॉल जी। तो ये जी होता है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो कैपिटल जी होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इसका, इसका मैं आपको ऑप्शन देता हूं, फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। सो इसका ऑप्शन होगा ए।
सो मल्टीपल करेक्ट है, थोड़ा सा ध्यान से करें तो अच्छा होगा। कैपिटल जी का फाइंड आउट करना है। दिस विल बी मल्टीपल करेक्ट। सो विच वन इज करेक्ट? ए। कैसे नंबरिंग कैसे किया है भाई? 1 2 3 4। ज्योति का आंसर आया है 1। अप्यादीप का भी 1। प्लीज ऑल्सो चेक अनदर ऑप्शंस बिकॉज दिस इज अ मल्टीपल चॉइस। शुभम का भी आया 1। और भी ऑप्शंस इसमें चेक करिए। शाकिब, आदित्य, सबका 1 1 ही आता है। और भी इसमें करेक्ट है। गौरव ने बोला 1 and 3। अल्ताफ 1 and 2। 2 नहीं है भाई। ओम वत्स नहीं। ओम 1 and 2 नहीं होगा, कैसे होगा 2? अरे कॉपी पेन लिए हो ना सब लोग की जय माता दी दी। सान्या सर 1 नहीं। सान्या थोड़ा और। अब्दुल 1 and 3 या आई थिंक सो। आशुतोष जय माता दी 1 and 4 नहीं। विनम्र ओनली 3 नहीं। अद्या 1 and 3 करेक्ट। आनंद 1 and 3। ऋषभ 1 and 3। आर्यन 1 and 3 यस। अब सबका आंसर आने लगेगा 1 and 3। कॉपी पेन जरूर इस्तेमाल करें स्टार्टिंग में, फिर बाद में तो हवा हवाई हो ही जाएंगे, है ना। ओके प्राची 1 and 3 सुरभि। चलिए थैंक यू। देखते हैं 1 तो सबको क्लियर है, 3 कैसे हो गया वो देखते हैं ना। क्या करें, न्यूटन को बदल दीजिए ना इसको केजी मीटर एमके सिस्टम में। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई केजी स्क्वायर। यही तो था। केजी से केजी एक कैंसिल, यहां से मीटर इंटू मीटर मीटर क्यूब। सो मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई केजी और ये हो गया सेकेंड का स्क्वायर। हुआ क्लियर? यही तो लिखा था मैंने यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन जी हो गया। एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। देखो ये ऐसा टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन की, ये 12वीं के आखिरी तक पढ़ते रहोगे। और इसमें अगर सारे क्वेश्चन अगर आपने यूनिट पढ़ लिए तो समझो कि आपके पूरे 11 12 का एक बार रिवीजन हो गया। तो आप सारे इक्वेशन इसमें जितना भी फॉर्मूला होता है ना वो सारे फॉर्मूला इसमें यूज हो जाता है। सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब यहां पर मैं बता दूं पी होता है प्रेशर, है ना, और भी होता है जिसको बोलते हैं वॉल्यूम। एल को बोलते हैं मोल, आर को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जैसे वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट था वैसे ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाएगा। और टी बोले तो होता है टेम्परेचर। टी बोले तो टेम्परेचर। सो हमें फाइंड आउट करना है कि एसआई यूनिट ऑफ
कैपिटल आर। अब वैल्यू तुम्हें क्या करना है, ऐसा यूनिट तो बताओ पहले। बताइए। फटाफट। इसमें से किसी का नहीं पता होगा तो बताना। प्रेशर का फॉर्मूला पता है ना, फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम का आई होप पता ही होगा, मीटर क्यूब। एन मोल होता है, फंडामेंटल यूनिट है। और टी टेम्परेचर, फंडामेंटल यूनिट है। सो आर का वैल्यू बतावें। न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन। चलिए एक ऑप्शन आ गया है, न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन। जूल मोल पर केल्विन। तो दूसरा आ गया है जूल पर मोल केल्विन। और किसी का कुछ? जूल पर मोल केल्विन। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। केजी केजी मीटर स्क्वायर और क्या, एक मिनट, केजी स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जूल पर मोल केल्विन, न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है अभिनव। सो ये कुल मिला जुला करके कुछ ये फॉर्म है। अगर देखा जाए तो ये और ये दोनों एक ही है ना? क्यों? क्योंकि न्यूटन इंटू मीटर, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वो हो जाता है वर्क के बराबर। सो जूल पर मोल केल्विन, ये भी सही है। केजी मीटर स्क्वायर पर केल्विन पर मोल पर सेकंड स्क्वायर, तो ठीक है। अगर न्यूटन को अगर हम लोग बदलते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो क्या लिख देंगे इसको, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर पर मोल पर केल्विन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसा, मीटर इंटू मीटर हो जाएगा केजी मीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर मोल पर केल्विन। अच्छा ध्यान दीजिए, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब भी मैं यूनिट लिख रहा हूं दो अलग अलग यूनिट के बीच में हमेशा हाइफन का इस्तेमाल कर रहा हूं, है ना? तो आप लोग जब लिखिए तब जो दो अलग अलग यूनिट है उनके बीच में हाइफन का यूज जरूर करिए, है ना? या दूर दूर बना करके लिखिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, जब आप केजी मीटर लिखने जाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा केजीएम पर सेकंड स्क्वायर, तो केजीएम में हो जाएगा कंफ्यूजन। सो जब भी आप लिखिए तो आप थोड़ा सा उसमें आप डिफ्रेंशिएट करिए दो टर्म्स के बीच में। ओके, सो आज का क्लास इतना ही रहेगा। सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया आपका, इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, बाकी और कुछ मैं आपको असाइनमेंट सेंड करता हूं आपके ग्रुप पर, यूनिट एंड डायमेंशन के, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। आनंद फिर से, क्या फिर से आनंद? तो असाइनमेंट आप लोग कंप्लीट करके जरूर भेजिए, सॉल्व करिए उसको यूनिट एंड डायमेंशंस के। ओके ठीक है।
किसी को कोई डाउट है, कोई तकलीफ है तो प्लीज पूछ लीजिए। क्लास समझ में आया तो वो भी बता दीजिए। हाँ जी, आज की क्लास सबको क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है? ओके रेवांश, ऑल क्लियर। देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट आपको स्टार्टिंग में आपको लगता होगा कि मुझे बहुत आता है, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। एंड आई होप कि ये सब लोग पहले से पढ़ के ही आते हैं, इतना तो सबको आता है। ओके अभ्यादित, थैंक यू। पर पर अभी तक तो सब कुछ आसान आसान चल रहा है। जैसे हम लोग डायमेंशन में जाएंगे तो आपके प्रॉब्लम्स चेंज हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन जेई में या नीट में भर भर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। ओके, सो आज के जो भी स्टूडेंट ज्वाइन किए न्यू, अब प्लीज वो रुके, बाकी सब लोग जा सकते हैं। ठीक है, जो आज के स्टूडेंट है जो आज न्यू ज्वाइन किए वो लोग रुकिए,